जब आप जनरल इलेक्शन करवा सकते हैं, आप असेंबली के इलेक्शन करवा सकते हैं, आप पंचायत के इलेक्शन करा सकते हैं, आप जिला परिषद कारपोरेशन कमेटियों, तो स्टूडेंट बॉडीज के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? Do you think the center ignores Punjab? डेफिनेटली। अब देखिए 30% वी कंट्रीब्यूट इन ग्रेन, हमारा जो ग्रेन स्टोर है इंडिया का, Right. और लेकिन रूरल डेवलपमेंट फंड 8,500 करोड़ 3 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं। हम कितने सालों से डिमांड कर रहे हैं, मैं खुद पार्लियामेंट में एविएशन मिनिस्टर को, कि हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं, मोहाली का बड़ा आउटस्टैंडिंग आउट, आप वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं चला रहे? आप दिल्ली से, आप नोएडा लेके जा रहे हैं, वहाँ से चला रहे हो। एक मुद्दा या दो मुद्दे हैं जो आपके दिल के करीब हैं, उसमें से कुछ आप पूर्णतः हासिल कर चुके हैं, अधूरा है, या आपको लगता है कि सपना दिया? बापू के साथ खेत में काम कर लिया, इधर कर लिया, अब वो समय काटना कहाँ पे है? क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसको नहीं, तो मुझे लगता है पंजाब का जो ये ड्रग की समस्या, ये भी काफ़ी हद तक हम इसको पकड़ सकते हैं अगर हम स्पोर्ट्स पे फोकस रखें। आज 1 लाख नौजवान भारत सरकार पंजाब के 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों से भर्ती कर लेना उनको, एक तो देश के बॉर्डर पूरी तरह सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि पंजाबियों का लड़ने का जज्बा बेहतर है। और मैंने कल बोला है पार्लियामेंट में, आप अग्निवीर बना के उनको गैंगस्टर बना रहे हैं, क्योंकि 3 साल में तो बच्चा रिटायर हो जाता है, 22-23 साल 24 में तो रिटायर हो गया, तो वो यंग एज में करेगा क्या? गन उसको चलानी आ गई तो वो तो गैंगस्टर बन रहे हैं। अब देखिए जो अभी बजट पेश हुआ है उसमें गुजरात को दिया है 750 करोड़, जहाँ से आज तक एक भी ओलंपियन नहीं हुआ। पंजाब को दिया है 55 करोड़। मैं कह दूं भी मैं चाहे पार्लियामेंट मेंबर बन जाऊँ, मिनिस्टर बन जाऊँ, मुख्यमंत्री, तो मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा, तो ये मुझे नहीं लगता, ये बड़ी गलतफहमी होती है। पंजाब एक डिफरेंट स्टेट है जिसका अपना कल्चर है, अपनी बोली है, अपना एक सभ्याचार है, तो उस कल्चर को बचाने के लिए, उस सभ्याचार को बचाने के लिए, उस हमारी बोली, हमारा विरसा, हमारा जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कम्युनिटी का, उसको बचाने के लिए कि अस्यूमुलेट ना हो जाए हम पूरे देश के, बाकी उसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, ये मेरी जद्दोजहद चल रही है। पीछे डॉक्टर जौहर की भी इंटरव्यू करी थी और उनका ये बहुत आई शेयर द लिंक विद यू ऑल्सो, लेकिन उन्होंने बार बार एक पंजाब की जो क्रॉप की समस्या बताई है कि उसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है, वो पंजाब का पानी खींच रहे हैं। जो ईडेबल ऑयल और दालें हम निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद पंजाब पैदा कर देगा। लेकिन पंजाब के किसान की इनसिक्योरिटी ये है, उसको लगता है मैंने धान छोड़ दिया, दाल पैदा कर ली, उसका रेट कौन देगा? मेरी तो दाल न रुल जाए। कि भारत सरकार इंश्योर करे कि ये लो 50,000 करोड़ का पैकेज 5 साल के लिए आप इंश्योर करो भी, एक एक दाल, एक एक जो ईडेबल ऑयल है वो हम खरीदेगी सरकार, तो किसान है पंजाब तो सरप्लस कर देगा डायरेक्ट। In conversation with Malvinder Singh Kang, MP from Anandpur Sahib. Kang Sahib, I have seen your journey from Punjab University to here as the representative of your party sitting in the Vidhan Sabha. So my question for you is, do you remember your first speech as a politician wherein you tried? Because I remember one. It was on सरोजनी शायद कस्तूरबा। हाँ, अब हम कस्तूरबा में थे जब आपने पॉलिटिकल, आप 15 मिनट, मुझे याद है, पूरी अपनी दमदार आवाज में आपने हमको कन्विंस करने की कोशिश करी थी। ऑल्दो उस साल हम कन्विंस नहीं हुए थे, एंड वी वोटेड फॉर गैदर। मुझे वैसे ही बड़ा वो हम नए थे उस समय, तो बड़ा कॉन्फिडेंस बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार वो जो वहाँ लगा हुआ था बेंच, तो बेंच पे खड़े हो गए, तो पता नहीं परमात्मा की तरफ से कैसे कॉन्फिडेंस बन गया। तो इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, PU to Parliament. Absolutely, you said it. I was hunting for my words from PU to Parliament. अब हम PU to Parliament पे बाद में आते हैं, पहले PU की ही बात करते हैं। कंग जी, जब हम बात करें 2000 की, जब मैंने पहली बार आपको स्पीच देते हुए सुना था, द पॉलिटिकल स्पीच, और अब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस हैं, वो माहौल, दौर बिल्कुल बदल गया है, बिगड़ गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है, और एक्चुअल में आफ्टर 2006 लिंगदो कमेटी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी ऑन द नेम ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स इन स्टूडेंट बॉडीज़,
बट उसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव रहा, बिकॉज वो डमी लोग अब प्रेसिडेंट बनने लग गए। बिफोर 2006 जो नेचुरल लीडर था वो ही इलेक्शन लड़ता था, उसके बाद कंडीशन इतनी लगा दी तो एक किंग मेकर की भूमिका में बैड एलिमेंट्स आ गए। दैट्स वाई कि वो इलेक्शन बॉडी बड़ा डीफेम हो गया, खासकर पंजाब यूनिवर्सिटी का जब मैं बात करता हूँ। अदरवाइज वो बड़ा अच्छा माहौल होता था, और मोस्टली हमारे टाइम एक तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, बेसिकली दैट वाज स्टूडेंट एक्टिविज्म, नॉट ए पॉलिटिक्स, इट्स एक एक्टिविज्म। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत थी। मुझे याद है कि वैसे तो वहाँ लड़कियों की स्ट्रेंथ वैसे ही ज़्यादा है, अदरवाइज भी वो पूरा कैंपेन को डिज़ाइन करना, कैंपेन को मेंटेन करना, और जो आपका स्लोगन से लेकर तमाम आपके जो नारे बनने, वो गर्ल्स स्टूडेंट मोस्टली ड्राफ्ट करती थी। राइट जी। तो मुझे लगता है वो नेचुरल लीडरशिप थी, और अब तो वो बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि जो लीडर है पार्टी का कमांड, वो किंग मेकर की होगा, वो वहाँ उसकी लड़ाई होगी, तो उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई है ग्रुपिज्म में, क्योंकि डमी प्रेसिडेंट कैंडिडेट डमी आ गया है। तो डमी तो बहुत सारे होते हैं, राइट। नेचुरल लीडर तो एक आध ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स वाई मुझे लगता है वो जो असली जो इलेक्शन का पर्पस था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। बिल्कुल डाइवर्ट। तो आप अब एक इस पोजीशन में है कि आप वापस जाकर वहां पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपने कभी नहीं सोचा? बिकॉज देखिए, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही उठे हुए हैं, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अहमियत कितनी है। हमें यंग बच्चे मिलते हैं, हमें एजुकेटेड बच्चे मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द लेसर एजुकेटेड वंस। तो अहमियत है वो कमजोर होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। आपने कभी मुड़ के नहीं देखा, कोई स्टेप्स नहीं लिए पर्सनली? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारी भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन मैं जिस भी प्लेटफार्म पे जब मुझे मौका मिलता है, इवन आफ्टर स्टूडेंट इलेक्शन आई वाज अ मेंबर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट 8 ईयर्स। फॉर 8 ईयर्स। हाँ। और सेनेट तो गवर्निंग बॉडी और डिसीजन सुप्रीम, वहाँ भी मैंने ये बहुत बार रेज किया है। अभी बेसिकली जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लोग आते हैं, उनका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है। तो जो लोग सीधे आ गए पॉलिटिक्स में, तो मुझे लगता है कंपेरेटिवली जो एक्टिविज्म से लोग आते हैं, उनका थॉट प्रोसेस, उनका इश्यूज पे पकड़, उनका डिबेट और डिस्कशन का लेवल बेहतर होता है। राइट। और एक कहीं ना कहीं एक मानसिकता भी होती है, क्योंकि वो उसकी वो ट्रेनिंग पीरियड है, बेसिकली वो ट्रेनिंग पीरियड है, नर्सरी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है होना चाहिए। मैं तो इसका बड़ा वोकल सपोर्टर हूँ कि इलेक्शन स्टूडेंट बॉडीज के पूरे देश में होना चाहिए। और आप पूरा एक हिस्ट्री पे जब देखते हैं देश की, पार्लियामेंट की और अगला, तो मोस्टली जो स्टूडेंट बैकग्राउंड के लीडर आए हैं, तो दे परफॉर्म बेटर, मच बेटर। अरुण जेटली जी से लेकर कितने बड़े-बड़े एजुकेशनल लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है ना उधर। आप अगर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तो है ही ना, एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप पे वो भी रहता है। और मुझे लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो ब्यूरोक्रेटिक मानसिकता है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उन्होंने स्टूडेंट एक्टिविज्म को ख़त्म किया है। जब आप जनरल इलेक्शन करवा सकते हैं, आप असेंबली के इलेक्शन करवा सकते हैं, आप पंचायत के इलेक्शन करा सकते हैं, आप जिला परिषद, कारपोरेशन कमेटियों, तो स्टूडेंट बॉडीज के इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? तो मुझे लगता है ये एक विल पावर की जरूरत है। इस पे जरूर हमको एक ऐसा ये मुद्दा है जो कि देश को बेहतर बनाने में बहुत अहम योगदान निभा सकता है। अब हम अभी आपने बोला पंजाब यूनिवर्सिटी टू पार्लियामेंट, अब अगला सवाल बीजेपी टू आम आदमी पार्टी। हाँ, तो जो ये आपने स्विच करा, अब आप देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी अगर दो पार्टीज हैं, ऑपोजिशन है, राइट, तो जो विचारधारा है, जाहिर सी बात है उसमें कई बार जमीन आसमान का फर्क होता है, कई बार 19-21 का फर्क होता है। तो ये दोनों फर्क कौन से आपने देखे? नहीं, मैंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स इशू प्रिंसिपल्स पे की है, असूलों पे की है। बीजेपी को छोड़ने का रीज़न फार्मर एजिटेशन था। जब मैं बड़ा वहाँ वेल इस्टेब्लिश लीडर था, लेकिन जब वो एंटी फार्मर बिल आए हैं 2019 में, तो मैंने उसके विरोध में रिज़ाइन किया। मैंने कोई आम आदमी पार्टी के लालच में नहीं किया। एक नंबर 2, मैं तो 1-1.5 साल घर पे बैठा रहा हूँ। मैंने कौन सा इमीडिएटली रिज़ाइन करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली? आम आदमी पार्टी मैंने 2019 में रिज़ाइन किया, 2021 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, जब मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने, कि आप हमारे साथ आइए, आपका एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकल और सारा स्टूडेंट एक्टिविज्म का।
तब मैंने आम आदमी, और मैंने इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन आम आदमी पार्टी में भी आप मेरी पिछले 1.5-2 साल की पॉलिटिक्स देखेंगे, उसमें भी वो जो एक लाइन है प्रो पीपल, मैं उस पर रहता हूँ। उसमें पार्टी के, कई बार पार्टी को भी लगता है अभी हमारी पार्टी लाइन को मैंने क्रॉस किया है। मैं कोशिश करता हूँ पार्टी लाइन क्रॉस ना करूँ, लेकिन मैं प्रो पीपल पॉलिटिक्स करता हूँ। तो भाई आपने बोला जो आपका 1.5-2 साल का जो सफ़र है, अगर हम देखेंगे, हम देख चुके हैं, तो उसमें से हम आपका नज़रिया देखना जानना चाहते हैं कि ये जो पिछले 1.5-2 साल है, इसमें आप देखिए, कुछ होते हैं कि माइलस्टोन्स हम अचीव कर चुके हैं, कुछ राह अभी बाकी है। तो ऐसा कौन सा एक मुद्दा या 2 मुद्दे हैं जो आपके दिल के करीब हैं, उसमें से कुछ आप पूर्णतः हासिल कर चुके हैं, अधूरा है, या आपको लगता है कि सपना दूर है? नहीं, देखिए, पहली बात, पॉलिटिक्स एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और मैं कह दूं भी मैं चाहे पार्लियामेंट मेंबर बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, मुख्यमंत्री, तो मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगा, तो ये मुझे नहीं लगता, ये बड़ी गलतफहमी होती है। नहीं, जाहिर सी बात कंटिन्यू है। हाँ प्रोसेस। जी, हाँ जी, आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं डिपेंड करता है। तो मेरा बेसिकली जो पॉलिटिक्स है पूरी, एक तो बतौर एमपी, क्योंकि पंजाब का जो सबसे बड़ा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके पीछे जो हमारा बैकबोन एग्रीकल्चर है, उसको प्रोसेसिंग में बदला नहीं जा रहा, उस तरफ ध्यान नहीं है। मेरा ये मानना है कि फूड प्रोसेसिंग और इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान से पंजाब का है, उसको खोलेंगे तो पंजाब में डेफिनेटली खुशहाली आएगी। नंबर 1, ये मैं इसको बार बार पार्लियामेंट में बोल भी चुका हूँ, रेज भी कर चुका हूँ। दूसरा, मुझे ये लगता है कि पंजाब एक डिफरेंट स्टेट है, जिसका अपना कल्चर है, अपनी बोली है, अपना एक सभ्याचार है। तो उस कल्चर को बचाने के लिए, उस सभ्याचार को बचाने के लिए, उस हमारी बोली, हमारा विरसा, हमारा जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कम्युनिटी का, उसको बचाने के लिए कि अस्यूमुलेट ना हो जाए हम पूरे देश के, बाकी उसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, ये मेरी जद्दोजहद चल रही है और ये चलती रहेगी जब तक मैं पॉलिटिक्स करूँ। इसी जवाब से मेरा सवाल ये आता है, डू यू थिंक द सेंटर इग्नोर्स पंजाब? डेफिनेटली। और ये कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं है। आप देखिए, कल मैंने बात की, फाइनेंस बिल पे डिस्कशन चल रही थी। अब देखिए, 30% वी कंट्रीब्यूट इन ग्रेन, हमारा जो ग्रेन स्टोर है इंडिया का, और लेकिन रूरल डेवलपमेंट फंड 8,500 करोड़ 3 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं। आज देश में सबसे अच्छा मंडीकरण सिस्टम पंजाब का है। चाहिए तो ये था कि पंजाब का जो मंडीकरण है पूरे देश में लागू किया जाए। आप तो उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि मंडीकरण हमारा डिपेंड करता है रूरल डेवलपमेंट फंड से, वो सारा मेंटेन, उसकी जो नए नए तरीके से उसको बेहतर बनाने में। लेकिन वो नंबर 2, कोई भी केंद्र सरकार की पैकेज है, कोई इंडस्ट्रियल पैकेज है, तमाम, वो उसमें कहीं ना कहीं पंजाब को इंक्लूड नहीं किया जाता, हर बार नहीं किया जाता। तो ऐसे एक बार। दूसरा, पंजाब में एक 750 किलोमीटर बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर। वहाँ देखिए, स्टेट, जो देश हमारा फेडरल कंट्री है, और स्टेट सारे मिलकर देश को बनाते हैं, लेकिन पंजाब में जो बीएसएफ का दायरा है वो भी 50 किलोमीटर तक का बढ़ा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और एफसीआई से लेकर बीबीएमबी तक, भाखड़ा में पंजाब की जो तैनाती थी, पंजाब की जो हमारा हिस्सा था, फॉर एग्जांपल हमारी जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स की, वो सारी पंजाब से, बाहर से आप कर रहे हो। तो स्वाभाविक तौर पे हमको लगता है क्या ये है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हमारे। तो वो कई बार प्रूव हो चुका है, एक बार नहीं। एक इसमें और मैं जोड़ देता हूँ, सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड जो हैं पंजाब के एनआरआई हैं, अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। आप पंजाब में हर घर से कोई ना कोई बाहर है। हम कितने सालों से डिमांड कर रहे हैं, मैं खुद पार्लियामेंट में एविएशन मिनिस्टर को, कि हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं। मोहाली का बड़ा आउटस्टैंडिंग आप वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों नहीं चला रहे? आप दिल्ली से, आप नोएडा लेके जा रहे हैं, वहाँ से चला रहे हो देश के बाकी हिस्सों। पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो पंजाब के हलवाड़ा ही देख लीजिए। हम चाहते हैं कि एनआरआई हमारे जो दिल्ली से 8-10 घंटे उनको पंजाब में इतना मुश्किल आती है, लेकिन उसमें भी हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी नहीं दी जा रही। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज हैं जहाँ लगता है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देखिए, दोबारा मैं अब चलती हूँ कि आप स्टूडेंट बैकग्राउंड से रहे हैं। कंग साहब, आप कौन सी गेम खेलते थे? मैं बास्केटबॉल प्लेयर। मैं आई रिप्रेजेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी 3 to 4 टाइम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। बेसिकली आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ, मैं तो वही मैं पूछना चाहती थी। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट जो है क्वेश्चन है आपके लिए। पंजाब में जो यूथ है
देखिए हमारे पूरे जो हिंदुस्तान है, हमारी पूरी कंट्री का जो यूथ है, इट्स वेरी एनर्जेटिक, लेकिन पंजाब का यूथ कुछ खासा ही एनर्जेटिक है। देखिए Yeah. कुछ हमारी खून में है या हमारी मिट्टी में है, आप उसको कह सकते हैं, विदाउट साउंडिंग बायस, बट स्टेटिंग अ फ्यू फैक्ट्स है। बट हमारा जो खेल है, चाहे वो हमारा पंजाब का हॉकी हो, चाहे फिर आपका बास्केटबॉल हो, चाहे फिर मेरे बेटे का फुटबॉल हो, ये जो गेम्स हैं, ये देखिए जो नेशनल लेवल है वो तो हम फिर बाद में पिक करेंगे, लेकिन अगर आप पंजाब के लेवल पे बात करें या आपका जो सूबा है, अगर आपकी उसकी बात करें, तो क्यों पीछे रहा जा रहा है? इसको क्यों नहीं, महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं हम? मैं बताता हूँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं, फुटबॉल हॉकी की आपने बात, कोई जमाना था कि माहलपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, माहलपुर ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है गढ़शंकर। हाँ, गढ़शंकर ऑफ कोर्स। हाँ, किसी जमाने में पूरे भारत की टीम मालपुर से फुटबॉल, एब्सोल्युटली। जर्नैल सिंह से लेकर तमाम इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर हुए हैं फुटबॉल के। आप कहाँ गए? और ऐसे ही हॉकी में संसारपुर माना गांव है, पूरे गांव की टीम इंडिया टीम के सभी खिलाड़ी एक गांव के ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमने अभी पिछले सालों में कुछ इम्प्रूव किया, लेकिन देखिए मुझे लगता है कुछ पिछले 8-10 सालों का एक बीच में ऐसा टेन्योर रहा जहाँ जो एक फोकस्ड रहना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है, क्योंकि समय के अब हॉकी तो अब स्टफ इस पे आ गई है, अब ग्रास हॉकी तो रही नहीं, और उसके साथ भी बहुत सारा इतनी स्पीड आ गई है। बास्केटबॉल अब सीमेंट पे खेलते रहे हम, अब तो वुडन हो गया है। बिल्कुल। बेसिकली हमारे पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है इंटरनेट, उस पर ध्यान उतना नहीं दिया गया, लेकिन मान साहब की सरकार ने बड़े इनिशिएटिव देखिए मान साहब की सरकार ने योगा को महत्व दिया है, क्योंकि योगा का ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन बाकी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो गेम्स को नहीं इतना दिया नहीं, खेलो अपना खेडा वतन पंजाब दियां, उसका मकसद ये है कि स्कूलों से लेकर गांव-गांव टूर्नामेंट को एक माहौल क्रिएट किया जाए, और दूसरा उनको नौकरियां दी हैं, स्पोर्ट्स में इंसेंटिव दिए। मानो कोई ओलंपियन बच्चा ओलंपिक कैंप के लिए सेलेक्ट हो जाता है, तो हम ये नहीं वेट करते कि आफ्टर ओलंपिक गेम की उसको कुछ इंसेंटिव, हम बिफोर उसकी, ताकि जो भी पैसा सरकार दे उसकी ट्रेनिंग में उसकी जो तमाम उसकी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटी है, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इंटरनेशनल कोचेस भी इसमें दिए, अभी तकरीबन 250 नए कोच पंजाब में भर्ती किए, लेकिन मुझे लगता है अगले 4-5 साल में बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगले 4-5 साल में अगर मुड़ सरकार आती है, तो आप ये वादा करते हैं कि आप बाकी डेवलपमेंट के साथ जो स्पोर्ट्स है, बिकॉज देखिए पंजाब की अगर बात करें तो ऑल्दो मान सरकार ने काफ़ी एंटी ड्रग मुहिम चलाए हैं और उसका असर दिख भी रहा है, काफ़ी लोगों में अवेयरनेस भी आई है, लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रख सकता है। क्योंकि पहले क्या था, गए बापू के साथ खेत में काम कर लिया, इधर कर लिया, अब वो समय काटना कहाँ पे है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसको नहीं। तो मुझे लगता है पंजाब का जो ये ड्रग की समस्या, ये भी काफ़ी हद तक हम इसको पकड़ सकते हैं अगर हम स्पोर्ट्स पे फोकस रखें। तो जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, नहीं देखिए, ड्रग की समस्या का सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल बॉर्डर, दैट ऑफ कोर्स, और उसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ क्विंटल के हिसाब से ड्रोन आजकल आ गया, हमने इतनी बार उगाए भी एंटी ड्रोन, और यूथ जो है जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा, आर्मी में आप अग्निवीर बना के, मैंने कल बोला है पार्लियामेंट में, आप अग्निवीर बना के उनको गैंगस्टर बना रहे हैं, क्योंकि 3 साल में तो बच्चा रिटायर हो जाता है, 22-23 साल 24 में तो रिटायर हो गया, तो वो यंग एज में करेगा क्या? गन उसको चलानी आ गई तो गैंगस्टर बन रहे हैं। मतलब एक माहौल देना पड़ता है। पहले पंजाब के बॉर्डर एरिया से लोग आर्मी में जाते थे, आर्मी की रिक्रूटमेंट, आज 1 लाख नौजवान भारत सरकार पंजाब के 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों से भर्ती कर लेना उनको, एक तो देश के बॉर्डर पूरी तरह सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि पंजाबियों का लड़ने का जज्बा बेहतर है, और देखा ही वो तो साम नहीं है, सारे सभी जितने भी वार हुए हैं उसमें सबसे कंट्रीब्यूशन इनका ही बड़ा रहा है, उनमें जज्बा है, क्योंकि एनर्जी इतनी है, वो सही दिशा में जाएगी तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दूसरा, स्पोर्ट्स में मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, अब देखिए जो अभी बजट पेश हुआ है उसमें गुजरात को दिया है 750 करोड़, जहाँ से आज तक एक भी ओलंपियन नहीं हुआ। पंजाब को दिया है 55 करोड़, जहाँ से हर साल, मतलब इस बार भी जो एशियन गेम हुए उसमें 32 मेडल पंजाब के। तो मेरा कहना, ये डिस्क्रिमिनेशन है।
मैंने इतनी बार वहाँ डिमांड की है और आग्रह किया भारत सरकार की, बलाचौर को हमारी एक असेंबली है मेरी लोकसभा में, वहाँ से एवरी ईयर 8 से 10 बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेलते हैं वॉलीबॉल में, लेकिन वहाँ इंडोर स्टेडियम नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आप एक एकेडमी दे दो वहाँ, 10-15 करोड़ रुपए से एक शानदार एकेडमी दे दो, वही बच्चे आपको एशिया और ओलंपिक कॉमनवेल्थ में मेडल दिलाएंगे। ऐसे ही मैंने माहौलपुर के लिए बोला है कि वहाँ फुटबॉल का जो गढ़ रहा है, पूरे देश की टीम एक गांव से बनती रही है, वहाँ एक इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बना दो, एक एकेडमी दे दो। लेकिन ध्यान नहीं, यहाँ हमें लगता है फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, मान साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में जब आप बैठते हैं तो ऐसा कौन सा मुद्दा होता है जिसको देख के लगता है नहीं अब इस पे तो मुझे और पुरजोर लगाना चाहिए और ये जो है इसका हल निकालना चाहिए या इसको अब हमें सॉल्व करना ही करना है? पार्लियामेंट में मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस रहता है वो फार्मर्स और जो हमारे मजदूर हैं, इनके इश्यूज को मैं बार बार टेकअप करता हूँ, क्योंकि 60% जो फार्मर्स, आपने अभी बात बोली फार्मर्स और मजदूर, तो इसका मतलब आप पंजाब भी और हमारे जो प्रवासी हैं दोनों के हित की बात डेफिनेटली। देखो उनके बिना नहीं पॉसिबल। अगर पंजाब में आज एग्रीकल्चर है बची है तो प्रवासियों के कारण उनके जो, क्योंकि अब तो मनरेगा खत्म कर दी। आई लाइक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम। तो मैंने हर बार कोशिश की है, देखिए कई आप पूरे एक पार्लियामेंट पे भी आप पीछे जो हिस्ट्री देखेंगे तो पार्लियामेंट में भी 40-50 फार्मर लीडर होते थे हर लोकसभा में, राज्यसभा, जिनकी एक पहचान थी। देवीलाल जी हुए, बादल साहब हुए, मुलायम सिंह जी हुए, ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो प्रो फार्मर लीडर थे, देवगौड़ा जी से लेकर तमाम, इवन साउथ से आप फार्मर लीडर ऐसे बहुत कम देखते हैं। लेकिन 60% हमारी पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंड है, आज भी डिपेंड है। 15 से 17 लाख करोड़ रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है वो फार्मिंग सेक्टर से है, इतनी ही कारपोरेट सेक्टर से है। लेकिन कारपोरेट सेक्टर का आपने 16 लाख करोड़ का एनपीए के माध्यम से राइट ऑफ कर दिया कर्जा, किसानों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, मोदी साहब की सरकार का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी लड़ाई हमेशा रहती है कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, गांव मजबूत नहीं होगा, तो देश भी मजबूत नहीं हो सकता। तो गांव को मजबूत करने के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए सबसे पहले बजट में प्रावधान होना चाहिए। और पानी, पंजाब के पानी को लेकर जो मान सरकार का एक स्टैंड है, स्टॉन्च स्टैंड है, उसको आप कैसे देखते? देखिए, पंजाब का नाम ही पंजाब है, पांच आब मतलब 5 दरिया, 5 दरिया, तो उसमें चलो अनफॉर्चुनेट हो गया या फॉर्चुनेट कह लो भी, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया तो 2 दरिया हमारे उधर चले गए, 2.5 दरिया इधर आ गए, 2.5 उधर चले। लेकिन आज देखिए, बिफोर जो मान साहब की सरकार आने से पहले 21% एग्रीकल्चर एरिया जो पंजाब का था वो इरीगेटेड बाय द रिवर वाटर, 21%, ओनली 21%। आज हम 78% एग्रीकल्चर एरिया इरीगेट कर रहे हैं बाय द रिवर वाटर। ये हमारी प्रयास है ताकि ग्राउंड वाटर बचाया जाए, ये हमारी कोशिश है, ग्राउंड वाटर। और बहुत बड़ा काम किया है इसमें मान साहब ने पिछले 4 साल में। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि हम 75% 78 पे पहुंच गए, 3% मोर देन व्हाट आई सेड। पर देखिए कंग साहब, यहाँ पर एक पंजाब का ऐसा क्रॉप है, अभी जैसे मैं पीछे डॉक्टर जोहल की भी इंटरव्यू कर रही थी और उनका ये बहुत I'll share the link with you also, लेकिन उन्होंने बार बार एक पंजाब की जो क्रॉप की समस्या बताई है कि उसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। वो पंजाब का पानी खींच रहा है, वो है राइस, धान। बिल्कुल धान। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उसके लिए हमने यही कहा, देखिए 1 लाख करोड़ रुपए का हम दालें निर्यात करते हैं, 1 लाख करोड़ की हम ईडेबल ऑयल जो है वो बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं देश में। मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को बोला, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस मेरी स्पीच है, कि आप हमें 50,000 करोड़ का एक पैकेज पंजाब को दे दो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा जी। 5 साल का हमको टारगेट दे दो आप, कि ये पंजाब पैदा करके देगा। क्योंकि जब 1950 और 60 में जब देश पे अनाज की कमी थी, अमेरिका से मंगाते, तब ग्रीन रेवोल्यूशन M.K. स्वामीनाथन जी और नेहरू जी ने ये प्लान किया था, और पंजाब को और हरियाणा तभी तो जॉइंट था, तो इस बेल्ट को चुना था उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। तो उसके रिजल्ट ये हुए 10 साल बाद इतना अनाज स्टेट और इस रीजन ने पैदा किया, वेस्टर्न यूपी ने और पंजाब हरियाणा ने, कि सरप्लस अनाज आज हमारे। बिल्कुल। आज हमें जरूरत है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जो ईडेबल ऑयल और दालें हम निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद पंजाब पैदा कर देगा। लेकिन पंजाब के किसान की इनसिक्योरिटी ये है, उसको लगता है मैंने धान छोड़ दिया
दाल पैदा कर ली, उसका रेट कौन देगा, मेरी तो दाल ना रुल जाए। तो उसका जो एक कंटिन्यू इनकम का सोर्स है, उसको डर है खो ना जाए। तो इसका काम, इसका एक ही तरीका है कि भारत सरकार इंश्योर करे कि ये लो 50,000 करोड़ का पैकेज 5 साल के लिए, आप चाहे उसको आप इंस्टॉलमेंट में दो, हम ये नहीं कह रहे सीधा ही दे दो, लेकिन इंश्योर करो भी एक एक दाल, एक एक जो ईडेबल ऑयल है, सूरजमुखी से लेकर सोयाबीन तक, तमाम सरसों से लेकर, वो हम खरीदेगी सरकार। तो किसान है पंजाब तो सरप्लस कर देगा डाइव। और यही जौल साहब कह रहे हैं, वो तो 86 से ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी तो बहुत, वो तो लेजेंड है इस मामले के, डेफिनेटली। तो लेकिन ध्यान इस तरफ नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी नॉन प्रॉफिट एसेट के नाम पर 16 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया आपने कारपोरेट घरानों का पिछले 10 सालों में। ये भारत सरकार का डेटा, कोई मेरा पर्सनल नहीं है, मैंने कल बोला भी है। तो आप हमारे किसानों को तो आप इंसेंटिव देने को तैयार नहीं। आज भी किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लड़ाई लड़ रहा है। देश में ऐसा कोई सेक्टर है जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता? हर एक को मिलता। आप कोई भी चीज़ ले लो बाजार, उस पर लिखा हुआ मिनिमम इतने में बिकेगी, मैक्सिमम में तो कितने में बिके। तो किसान, तो ये मुझे लगता है क्रॉप टाइप पंजाब की ना जरूरत है चावल, ना पंजाब की ट्रेडिशनली फसल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देश को जरूरत थी, पंजाब ने पैदा कर दी। आज देश को जरूरत है अल्टरनेटिव, तो देश की सरकार उसकी सहयोग करे। कंग साहब, एक बहुत अहम सवाल, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯੂਥ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखो, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ, ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਸੰਯਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟ। ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਯਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤਹਿਜੀਬ ਤਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ ए पॉलिटिशियन भी, एज ए एक पूरी स्टेट कम्युनिटी, बिल्कुल लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये फर्क आता है। तो देखो, लोग याद करते हैं अरुण जेटली जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उनका जो बिहेव था, उनका जो कंडक्ट था, उनका जो नज़रिया था, बोलचाल थी, वो लोगों, इवन बारक ओबामा और ट्रंप में कितना फर्क है, अरे जमीन आसमान का, जमीन आसमान। तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल लोगों को संकोच भी करना चाहिए और संयम भी बरतना चाहिए। गालियां उनके कंडक्ट का हिस्सा होनी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, अपने आप ही आपको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कंग साहब, आपके जो विचार हमने देखे हैं, और हम चाहते भी हैं और आप करते भी हैं, हम देखते रहते हैं आपकी स्पीचेस, आप पंजाब के मुद्दे पुरजोर से उठाते हैं, और हम चाहेंगे आप हमेशा उठाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपकी सारी टीम को।